नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और अध्याय का नाम है परागण, निषेचन, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्तन। तो पिछली ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमने निषेचन का टॉपिक पढ़ा था, निषेचन की परिभाषा पढ़ी थी। उसके अलावा निषेचन के जो 4 चरण बताए गए थे उनको हमने पढ़ा था। पहला चरण था परागकण का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। दूसरा चरण था परागनलिका की वृद्धि। तीसरा चरण था परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो कि इस टॉपिक में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वह है परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो आइए आज ही हम क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं निषेचन। निषेचन होता क्या है? हम पढ़ चुके हैं नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात नर एवं मादा युग्मकों के जुड़ने या संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, द्विनिषेचन, दो भागों में बांटते हैं, द्वि प्लस निषेचन, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार होती है? 2 बार होती है, उसको हम द्विनिषेचन कहते हैं। ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और त्रिक संलयन इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विनिषेचन की खोज किसने करी। तो बात हम शुरुआत करते हैं द्विनिषेचन की खोज। तो द्विनिषेचन की जो खोज है या डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज है वह है एस जी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में करी। किस पादप में करी? लीलियम एवं तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज लिखी है। द्विनिषेचन की जो खोज है वो एस जी नवासी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 के अंदर लीलियम एवं फ्रिटिलिरिया नामक प्लांट के अंदर करी। पिछली क्लास में भी हमने बताया कि निषेचन की खोज किसने करी है, तो द्विनिषेचन। अब हम बात करते हैं निषेचन की खोज किसने करी। तो जो निषेचन की जो खोज है उसकी खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 के अंदर करी। स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 में करी, और किसने करी? इसी लीलियम प्लांट के अंदर करी। वापस दोहरान कर देता हूं आज की जो हमने पढ़ा है। द्विनिषेचन की जो खोज है उसकी खोज एस जी नवासिन ने सन 1898 में करी। किस पादप में करी? लीलियम एवं फ्रिटिलिरिया प्लांट के अंदर की। इसी प्रकार जो निषेचन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? युग्मक संलयन। तो पादपों के अंदर युग्मक संलयन या निषेचन की जो खोज है वह स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 के अंदर लीलियम नामक प्लांट के अंदर करी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विनिषेचन की विशेषताएं। द्विनिषेचन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? सबसे बड़ी विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पादप जगत है उसमें एंजियोस्पर्म, देखिए जो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंदर ही पाई जाती है। अर्थात जो पादप जगत होता है उसके केवल जो एंजियोस्पर्म वर्ग है उसके अंदर ही द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। अर्थात ना तो ब्रायोफाइटा, ना ही टेरिडोफाइटा और ना ही जिम्नोस्पर्म, इन प्लांट के अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म पादपों का ये क्या हो गया? एक विशिष्ट लक्षण हो गया। तो पहली बात जो पॉइंट था वो हमारा क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म प्लांट का यह एक क्या हो गया? विशिष्ट लक्षण हो गया। अर्थात द्विनिषेचन का पाया जाना एंजियोस्पर्म प्लांट की विशेषता है। दूसरी
जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? अर्थात भ्रूण कोश में संपन्न। जो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो एम्ब्रियो से या भ्रूण कोश में ही संपन्न होती है। अब देखिए भ्रूण कोश के सवाल ये होता है कि ये भ्रूण कोश पाया कहाँ जाता है। तो बेटा आप लोगों को याद होगा जब हमारी जो पिछली जो ऑनलाइन क्लासेज हुई थी उसके अंदर हमने बीजांड पढ़ा था जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? ओव्यूल या बीजांड। तो आप बता सकते हैं कि ये ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? जो पादप का जो मादा भाग होता है जायन का जो अंतिम भाग होता है अंडा से के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड। तो बीजांड के जो सबसे मध्य में क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? बीजांड के भीतर पाया जाता है। आप चाहे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही होगा। अब हम बात करते हैं बीजांड कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर कहाँ पर पाया जाता है? अभी देखिए मैं इस बीजांड का भी चित्र बना देता हूँ और इस एम्ब्रियो सेक का भी डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। ये भ्रूण कोश है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उस समय यहाँ पर हमने चारों ओर बीजांड टाई बनाया था। बीजांड टाई के चारों ओर हमने क्या बनाए थे? 2 अध्यावरण बनाए थे और यहाँ पे माइक्रोपाइल का बीजांड द्वार छिद्र जहाँ पाया जाता है, यहाँ पर निभाग वाला भाग था। तो ये चित्र मैं आपके सामने बना दिया है। इसकी संरचना को आपको समझा देते हैं। जो सबसे नीचे की ओर संरचना पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके भीतर की ओर कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। इसके भीतर की ओर जो सहायक कोशिका होती है उसके भीतर अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जो पराग नलिका के मार्ग को दिशा निर्देशित करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अच्छा इनकी संख्या कितनी होती है? आप यहाँ देख सकते हो इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है, 1 और 2। और यह वास्तव में अगुणित संरचना होती है। तो कोष्ठक में हम क्या लिख देते हैं? अगुणित या एन हैप्लॉइड का जो आइकन है इसके ऊपर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम एग सेल बोलते हैं। अब आप बताइए यहाँ से अंड कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, हमने कोष्ठक में लिख दिया 1। अच्छा ये द्विगुणित है या अगुणित? यह भी इनके समान अगुणित होती है। इसके लिए हमने इसके लिए क्या लिख दिया? एन लिख दिया। इसी प्रकार जो ऊपर की ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम प्रतिमुखी या प्रतिव्यासार या एंटीपोडियल सेल कहते हैं। आप इनकी संख्या बताइए, कितनी संख्या टोटल? 1, 2 और 3। तो कोष्ठक में हम क्या लिख सकते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 3। और ये भी क्या होती है? ये भी अगुणित होती है। तो कोष्ठक में यहाँ पे n लिख देता हूँ। अब इसके मध्य में देखिए, मध्य में आपको एक द्वितीय केंद्र दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर जब हमने बताया था कि ध्रुव से एक केंद्र ऊपर की ओर आता है, एक केंद्र नीचे की ओर आता है। और बाद में क्या करता है? ध्रुव केंद्र आगे जाकर क्या करता है? द्वितीय केंद्र का निर्माण करता है। यहाँ पे इसके अंदर कोशिका 1 है लेकिन केंद्र की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो केंद्र के हिसाब से कोशिका के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। और यह भ्रूण कोश के अंदर एकमात्र ऐसी रचना है जो कि क्या होती है? द्विगुणित
या 2n होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या होती है, द्विगुणित या 2n। वापस आपको मैं पूरा बता देता हूँ कि जो भ्रूण कोश होता है उसके सबसे नीचे की ओर जो बीजांडवार क्षेत्र होता है, ये होता है बीजांडवार क्षेत्र। और आपको ये भी बताया था बीजांडवार क्षेत्र के विपरीत की ओर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, निभाग या चलाजा क्षेत्र पाया जाता है। तो बीजांडवार क्षेत्र की ओर दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है जो कि क्या होती है, अगुणित होती है, और इनके ठीक ऊपर की ओर अंड कोशिका पाई जाती है। संख्या में कितनी होती है, एक, और वह क्या होती है, अगुणित। तो इन तीनों को 1, 2 और 3, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, एक एपेटस या अंड समुच्चय। और इसके भीतर की ओर कुछ अंगुलिनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया था, इनको हमने तंतुमय समुच्चय नाम दिया था। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मध्य में एक द्वितीयक जो है वो केंद्रक पाया जाता है, इसको हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं जो कि क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। और संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसी प्रकार ऊपर की ओर जो निभाग क्षेत्र की ओर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांतक कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल हम उसको कहते हैं। इनकी संख्या 1, 2 और 3 होती है, और ये क्या होते हैं, ये अगुणित होते हैं। इस प्रकार हमारे सामने जो भ्रूणकोश बना है उसकी जो होती है वह है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना होती है। अच्छा, ये जो बीच की जो कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। आप चाहे तो इसका चित्र बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। चूंकि ये चित्र हमारे आगे भी काम आएगा इसलिए हम इसको बनाए रखते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा समीकरण समझाया है। इस समीकरण के द्वारा आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, तत्पश्चात परागण क्रिया के द्वारा वह परागकण उड़ते हुए या कीटों के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वहां से वह शर्करा और प्रोटीन आदि पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद परागकोश क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद
परागनलिका का निर्माण होता है। तत्पश्चात परागनलिका की वृद्धि होती है और परागनलिका वृद्धि करती हुई कहाँ पर प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। और बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात वह कहाँ प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो आइए अब आगे देखते हैं। इस पूरी समीकरण को आप समझ लीजिए, जो लाइन मैंने अभी बोली है वो सारी के सारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इसको आराम से समझिए। देखिए पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ पर होता है? पोलन ग्रेन का निर्माण परागकोश में होता है। तत्पश्चात पोलिनेशन या परागण की प्रक्रिया के द्वारा वह वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वह वहां से पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है, जिससे परागण जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? परागनलिका का निर्माण हो जाता है। अब परागनलिका का निर्माण किस प्रकार से होता है आपको पता ही होगा। ये हमने पहले एक चित्र बनाया था। ठीक है, और बाद में इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है। आपको ये भी पता है कि इस संरचना के अंदर दो नर केंद्रकों का निर्माण होता है, अर्थात दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पर दो नर युग्मक बन जाते हैं और आगे की ओर कायिक कोशिका या कायिक केंद्र पाया जाता है। कायिक कोशिका या हम इसको कायिक केंद्र भी कहते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ चुके हैं पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो नर युग्मक, ये देखिए दो नर युग्मकों का निर्माण हो गया तथा एक कायिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक कायिक कोशिका और दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के पश्चात मैंने आपको अपने बात की संपूर्ण ये पढ़ा था कि परागनलिका का प्रवेश या तो बीजांड द्वार से होता है या निभाग या चलाजा से होता है या अध्यावरण से होता है। तो इन तीनों क्षेत्रों से परागनलिका का प्रवेश होता है, लेकिन जो मुख्य प्रवेश होता है वह सदैव कहां से होता है? माइक्रोपाइल एंड या बीजांड द्वार क्षेत्र से होता है। तो अब ये बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करता है, दो नर युग्मक और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। तत्पश्चात किसमें प्रवेश करता है? ओव्यूल में प्रवेश करता है। तो ओव्यूल में प्रवेश करने के लिए ये बीजांड द्वार क्षेत्र से ही मुख्य रूप से प्रवेश करेगा। तत्पश्चात ये कहाँ चला जाता है? एम्ब्रियो सेक में चला जाता है, अर्थात भ्रूणकोश में चला जाता है। और भ्रूणकोश आपके सामने ये है। इस चित्र को मैं एक बार शॉर्ट में आपको यहाँ पर बना के समझा देता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। देखिए इसके ऊपर क्या हुआ? सबसे पहले पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ। पोलन ग्रेन क्या हुआ? परागण की क्रिया के द्वारा, ये देखिए परागण की क्रिया के द्वारा परागण कहाँ पहुंच गए? परागण अब वर्तिकाग्र में पहुंच गए। अब वर्तिकाग्र में क्या हुआ? पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। ये देखिए पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया। अब इस पोलन ट्यूब में क्या हुआ? दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ। ये दो नर युग्मक और साथ में किसका निर्माण हुआ? एक कायिक कोशिका। तो बीच में एक कायिक कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये परागनलिका वृद्धि करती है, वृद्धि करते हुए बाद में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। ये बीजांड में पाया जाता है। बीजांड से बाद कहां पर? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पर पाया जाता है बीजांड द्वार। और इस क्षेत्र से परागनलिका इसके भीतर प्रवेश करती है। तो बाद में इसमें प्रवेश करने के बाद चूंकि ये संरचना की संरचना को निकल नहीं देता, भ्रूणकोश को दीर्घ है। ये संरचना कौन सी? भ्रूणकोश। इसी संरचना को हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो आप इस समीकरण को लिख लीजिए और इस चित्र को अपनी जो कॉपी के अंदर बना रहे हैं उसको साथ साथ में बनाइए ताकि आपको समझ में आता रहे। अब देखिए, चूंकि हमें मालूम चल चुका है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दो नर युग्मकों को पहली विशेषता हमने पढ़ी थी कि पहली विशेषता ये थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही ओनली क्या होता है? ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि इनका जो निर्माण होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो केवल भ्रूणकोश में संपन्न होती है। भ्रूणकोश किस भाग के अंदर? बीजांड भाग के अंदर होती है। तीसरी विशेषता के बारे में हमने ये आपको बता दिया था कि पोलन ग्रेन किस प्रकार से लास्ट एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करता है। अब देखिए, मैंने यहाँ एक संरचना बना रखी है तंतु में समुच्चय, जो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो जब परागनलिका इसके भीतर प्रवेश करती है तो परागनलिका इमेज कहते हैं कि परागनलिका यहाँ से प्रवेश करी। आप इधर से भी करवा सकते हैं। हमारी जो
परागनलिका यहाँ से वायु में प्रवेश कर रही है। तो अब यहाँ पे पाए जाने वाले जो तंतु की समुच्चय है, तंतुमय समुच्चय, वह इसको दिशा निर्देशित करता है कि परागनलिका या तो इसके भीतर सोखी जाएगी या इसमें सोखी जाएगी या इन दोनों के बीच में वाले क्षेत्र से निकल के जाएगी। तो परागनलिका किस क्षेत्र से प्रवेश करे उसको दिशा निर्देश देने का कार्य कौन करता है? तंतुमय समुच्चय। ये सवाल एक बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो तंतुमय समुच्चय परागनलिका के प्रवेश को क्या करता है? यहाँ पर उसको दिशा निर्देशित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो द्विनिषेचन की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने अब पूरा पढ़ लिया। अब एंजियोस्पर्म में जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो है 2 बार संपन्न होती है। अर्थात एंजियोस्पर्म में निषेचन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है, 2 बार संपन्न होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। दोनों को आप एक बार देख लीजिए। तो जो कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर 2 गैमेट बनते हैं, ये फर्स्ट गैमेट और ये सेकंड गैमेट हो गया। तो अपन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट हो गया प्लस अब ये देखिए इसमें जो मादा, देखो निषेचन की परिभाषा क्या होती है? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन बोलते ना। तो ये क्या हो गया? नर युग्मक, यहाँ पर अंड कोशिका क्या अंड है, अंड यहाँ पे क्या है? मादा युग्मक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेल गैमेट आया और जो एक सेल जो यहाँ पर थी, जैसे परागन इसमें प्रवेश करती है तो ये प्रवेश करने के बाद जो एक नर युग्मक होता है वह जाके इसके साथ संलयन हो जाता है और ये बाद में क्या हो जाती है? यहाँ से नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे परागनलिका इसके भीतर प्रवेश करती है उसके बाद जैसे अंदर की ओर प्रवेश करती है, काय कोशिका इस सहायक कोशिका के कुछ दूरी तक जाती है और बाद में वह नष्ट हो जाती है और बाद में जो नर युग्मक होता है वह आगे जाकर इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि इसके अंदर पहले से खुद का एक केंद्र था और अब इसके साथ दूसरा क्या आ गया? एक नर केंद्र और आ गया। तो देख लीजिए फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एक से यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन हो गया। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगगेमी की क्रिया हो गई और तत्पश्चात जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं उसके बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। मैं इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूं। नर युग्मक प्लस अंड कोशिका संलयन हो गया। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? युग्मक संलयन की क्रिया हो गई और इस युग्मक संलयन की क्रिया के फल से किसका निर्माण हुआ? जाइगोट। जाइगोट का मतलब युग्मनज का निर्माण हो गया। एक बात और ध्यान दीजिए, मेल गैमेट क्या होता है? अगुणित हुआ। ये अगुणित है। इसी प्रकार जो अंड कोशिका हमने क्या बताया था, ये भी क्या थी? अगुणित थी। n प्लस n, तो n और n मिल गए तो बाद में जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा? 2-1 बनेगा। और ये जो निषेचन होता है वह ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात जो वास्तविक निषेचन होता है वो यह होता है, इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो पहली प्रोसेस थी वो हमने पढ़ ली। अब हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड जो मेल गैमेट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्र के साथ क्रिया करेगा और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होगा। तो हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर सेकेंड मेल गैमेट की। और चूंकि ये फर्स्ट वाला था जो प्रवेश कर चुका है, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकेंड वाला था, ये तो भीतर प्रवेश कर चुका है। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो अब देखिए सेकेंड मेल गैमेट। अब देखिए जो पहले इसके साथ जुड़ चुका है और इस समय क्या हुआ था? दोनों सिनेटिक सेल या सहायक कोशिका
तो देखिए ये यहाँ पर जुड़ जाता है। तो अब देखिए इसमें 1, 2 और 3 केंद्र हो गए। इसी प्रकार हमने क्या नाम दिया है, ट्रिक्सलेन। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए सेकंड मेन एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और ये भी क्या था, अग्निक था। तो कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं, हम कोष्ठक में m लिख सकते हैं। आगे बात समझ लें। प्लस अब यहाँ ये क्या था, एम्ब्रियो सीट था, प्लस एम्ब्रियो से, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात यहां पे क्या था, द्वितीय केंद्र था। अब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं द्वितीय केंद्र लिख सकते हैं। चलो आपकी दिक्कत हो जाती है तो यह द्वितीय केंद्र, इसको हम एक नाम और दे रखा है, इसको हम ध्रुवीय केंद्र भी कहते हैं। अब ये इससे पहले ऑलरेडी कितना 1 और 2, अर्थात ये एक बार की संरचना थी जो क्या थी, द्विगुणित थी ना। तो यहाँ पे 2 था, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से मादा का भाग हो गया, ठीक है। और ये क्या था, द्विगुणित था। अब इनके मध्य जो फ्यूजन होगा, अब इनके मध्य फ्यूजन की क्रिया होती है, ठीक है। ये हो गया फ्यूजन, या यहाँ पे क्या हो गया, युग्मक संलयन की क्रिया हो गई। और इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनेगा, तो अब यहाँ पे द्वितीय केंद्र जब इसके साथ जुड़ जाता है तो पेन का निर्माण होता है। पेन का हम यहाँ पूरा बात बता देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर एक संरचना बन गई है जिसको प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र हम कहते हैं। और ये संरचना क्या होती है, 3n कैसे हुई, 2n ये और ये n, अर्थात एक द्विगुणित संरचना और एक अगुणित संरचना मिलकर क्या कर लेती है, त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेती है। तो एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा, अर्थात यहाँ पर अब कुल कितने केंद्र हो गए, 3 केंद्र हो गए। इसलिए हम इस प्रक्रिया को, चूंकि एक द्वितीय केंद्र का एक नर युग्मक के साथ जुड़ जाता है तो 2n + n हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया है, ट्रिक्सलेन। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अब आपको द्विनिषेचन क्या होता है और ट्रिक्सलेन क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अच्छा, इस क्रिया को हम जगह दिए अपने, तो मैं यहाँ लिखूंगा, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये जो वर्ड आता है ना, ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर निषेचन की जो प्रक्रिया हुई है वह 2 बार हुई है। पहला निषेचन यहाँ पर हुआ, दूसरा निषेचन यहाँ पर हुआ। निषेचन की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन हुआ प्रथम बार, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि ये वास्तविक प्रकार का निषेचन होता है, इसलिए ये जो निषेचन होता है, मतलब जो आगे जो जायगोट बनेगा या जो ये पेन बनना है, इनमें से जो आगे जाकर वास्तविक भ्रूण का निर्माण कौन करेगा, तो वास्तविक भ्रूण का निर्माण ये वाली संरचना करती है। इससे वास्तविक भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ये क्या करती है, ये एक तरह से पोषक उत्तक का कार्य करता है, जो बाद में जो इस विकसित होते हुए जायगोट को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। एक तरह से बड़े भाई का काम कर रहा है। ये M2 छोटा भाई हो गया और ये 3 हो गया, तो ये बड़ा भाई हो गया। तो इसने क्या किया, इसने बड़े भाई का काम किया और इसने अपना जो पोषक पदार्थ था वो क्या कर दिया, इसको दे दिया और कुछ समय पश्चात ये बाद में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये जो प्रतिम की कोशिकाएं होती है, ये भी बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हुई है। प्रथम निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हुआ और दूसरे निषेचन के फलस्वरूप PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। अर्थात 2 बार निषेचन की क्रिया हुई, नर युग्मक दोनों और मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बना देते हैं आपके, ले लिया होगा आपने। इसको शॉर्ट में वापस एक बार बनाकर आप दिखा देता हूं। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्रथम फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हमने क्या नाम दिया, सिंगेटिव, ठीक है, जिसको हमने ट्यूब फर्टिलाइजेशन नाम दिया। और जो दूसरा था वो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, पेन का निर्माण हुआ,
जो पेयर का निर्माण हुआ और अंत में क्या हुआ यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, अर्थात यहाँ पर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई, अतः यहाँ पर इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हम एक छोटे से चार्ट के द्वारा भी आपको समझा देते हैं। एक चार्ट बोर्ड बना देता हूँ जो आपको आसान लगेगा। देखिए, ये देखिए नर युग्मक, चूंकि 2 युग्मकों का निर्माण हुआ था, और मादा युग्मक। नर युग्मक का निर्माण परागकोश से हुआ था और मादा युग्मक कौन थी? ये अंड कोशिका थी। तो मैं इसको यहाँ से इसके द्वारा इंडिकेट कर देता हूँ, इसको भी इसके द्वारा इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों के मध्य क्या हुई? सिंगल हुई, सिंगल हुई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ। ये क्या था? एन था। ये भी क्या था? एन था। और इनसे जो संरचना बनी वो क्या बनी? 2-1, जिसको हमने क्या नाम दिया? ट्रियो फर्टिलाइजेशन। और अंत में इससे बाद में किसका नाम हुआ? किसका निर्माण हुआ? एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हुआ। ये हमारी हो गई पहली प्रोसेस। अब हम दूसरी प्रोसेस बना लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें दूसरा नर युग्मक, ठीक है, दूसरा नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्र ये वाला और नर युग्मक ये वाला। तो नर युग्मक क्या था? अगुणित था और ये द्विगुणित था, 2-1 था। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य निषेचन की क्रिया हुई। ठीक है, युग्मक संलयन की क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? PEN का निर्माण हुआ, जिसका अपन नाम बता चुके हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि क्या होती है वास्तव में? त्रिगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बिल्कुल शॉर्ट में चीज मैंने आपको समझा दी है। और ये क्या करता है बाद में? इस विकसित होते हुए भ्रूण क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी चीज हो गई आपके, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए।